नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, मैं हूँ देवराज चौहान, पार्ट 7। जगमोहन सुबह 7 बजे से उस होटल के बाहर था जिसमें डोगरा ठहरा हुआ था। यूं तो उसे पता था कि डोगरा 12 बजे से पहले निकलने वाला नहीं। 1 बजे उसने बीच रेस्टोरेंट पर किसी कैस्टो नाम के आदमी से मिलना था, परंतु सावधानी के नाते डोगरा की निगरानी करने का प्रोग्राम बना था। रात 1 बजे वो गोवा पहुंचे थे और मडगांव नाम की जगह बीच के किनारे पर स्थित होटल नाइट शाइन में ठहरे थे। सुबह 6 बजे तक जगमोहन सोया और 7 बजे यहाँ निगरानी पर पहुंच गया। प्रोग्राम था कि 9:30 बजे हरीश खुदे आकर उसकी जगह ले लेगा और वो देवराज चौहान के साथ बीच रेस्टोरेंट पर जाएंगे और वहां की निगरानी शुरू कर देंगे। खुदे ने जगमोहन को रमेश टुडे का हुलिया बारीकी से समझा दिया था। टुडे को लेकर जगमोहन गुस्से में था क्योंकि रात कोल्हापुर में हुए झगड़े में देवराज चौहान को काफी चोटें लगी थी। जगमोहन के मन में था कि वो रमेश टुडे को अच्छी तरह ठोक पीट दे अगर वो उससे टकरा जाए। उधर देवराज चौहान का कहना था कि रमेश टुडे को भी काफी चोटें लगी होंगी। मन में अफसोस था जगमोहन को कि रात के झगड़े में वो तब वहां क्यों नहीं था। इस समय जगमोहन सतर्क सा होटल के गेट पर नजरें टिकाए हुए था। आधा पौना घंटे पहले उसने एक कार को भीतर जाते देखा था और कार चलाने वाले का चेहरा घायल था, तो उसके मन में आ गया कि कहीं ये टुडे नाम का वो ही व्यक्ति तो नहीं जो रात कोल्हापुर में देवराज चौहान से टकराया था। जगमोहन अब उसके बाहर आने के इंतजार में था। 9:30 से ऊपर का वक्त हो गया था। हरीश खुदे भी पहुंचने वाला होगा और जब हरीश खुदे उसके पास पहुंचा तभी जगमोहन को होटल के भीतर से वो वाली ही कार निकलती दिखाई दी। वो देख, उस कार वाले को, जगमोहन खुदे से कह उठा। खुदे ने कार वाले को देखा तो चौंक पड़ा। ये तो रमेश टुडे है, खुदे के होठों से निकला। ये सुनने की देर थी कि जगमोहन फौरन कुछ दूर खड़ी अपनी कार की तरफ भागा। खुदे हक्का बक्का सा जगमोहन को भागते देखने लगा। फिर उसके देखते ही देखते जगमोहन कार में बैठा और कार को उस तरफ दौड़ा दिया जिधर रमेश टुडे की कार गई थी। खुदे ने उसी पर मोबाइल निकाला और जल्दी जल्दी देवराज चौहान को नंबर मिलाने लगा। बात होते ही खुदे तेज स्वर में कह उठा, देवराज चौहान, जगमोहन टुडे के पीछे गया है। रमेश टुडे के? उधर से देवराज चौहान बोला, वो ही, वो कार पर होटल से निकला। मैंने जगमोहन को बताया कि वो टुडे है तो वो उसके पीछे चला गया। खुदे ने बेचैनी से कहा, टुडे बहुत खतरनाक है, जगमोहन उसके सामने पड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तुम होटल पर नजर रखो, मैं जगमोहन से बात करता हूँ। उधर से देवराज चौहान ने कहा। अगले 2 मिनट में ही जगमोहन ने आगे जाती टुडे की कार देख ली। वो फासला रखकर टुडे की कार के पीछे लग गया। खून उबल रहा था कि रात को उसने देवराज चौहान को मारने की कोशिश की। उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे। इसी तरह देवराज चौहान के चेहरे पर भी मारपीट के निशान थे। इसी से स्पष्ट था कि दोनों में झगड़ा किस बुरी तरह से हुआ था। जगमोहन ने मन में ठान ली थी कि मौका मिलते ही टुडे को शूट कर देगा। उसका फोन बज उठा। बात की तो दूसरी तरफ देवराज चौहान को पाया। वो कह रहा था, खुदे ने मुझे बताया कि तुम टुडे के पीछे हो। हाँ, कमीना अचानक ही मुझे दिख गया। मैं मौका देखते ही उसे खत्म करने वाला हूँ। ऐसा मत करना। क्यों? जब तक वो सलामत है तब तक डोगरा इस भ्रम में रहेगा कि उसे बचाने वाला उसके आसपास ही है। वो इसी धोखे में रहेगा और हम डोगरा पर हाथ डाल देंगे। अभी इस हत्यारे को जिंदा रखो। लेकिन जगमोहन के चेहरे पर असहमति के भाव उभरे। जो मैंने कहा है वो ही करो। टुडे को कुछ मत कहो, उस पर सिर्फ नजर रखो। वो डोगरा के आसपास ही रहेगा, परंतु वो हमारी नजरों में रहे तो अच्छा है। कल भी उसने हमारा काम खराब किया है, आज भी कुछ ऐसा ना कर दे। मैं उसे खत्म कर देना चाहता। जो मैंने कहा है वो ही करो, टुडे पर नजर रखे रहो, कहकर उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया था। 12:10 पर जगमोहन का फोन आया। तब देवराज चौहान बीच रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पी रहा था और वो पता कर चुका था कि रेस्टोरेंट में 2 मीटिंग हॉल हैं और एक हॉल
आज बुक है। दोपहर वहाँ किसी की मीटिंग होने वाली है। कुछ ही देर में वहाँ नगीना देवेन साठी को लेकर पहुँचने वाली थी और साथ में बाकी सरबत सिंह ने होना था। जगमोहन फोन पर कह रहा था, मैं टुडे के पीछे लगा रहा। 11:45 तक उसने खास कुछ नहीं किया। एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया, फिर आधा घंटा बीच पर टहलने चला गया। उसके बाद पास के बाजार में घूमने लगा और 11:30 बजे कार में चल पड़ा। उसे ना तो किसी का फ़ोन आया, ना ही उसने किसी को फ़ोन किया। 11:45 पर उसने सड़क के किनारे एक जगह पर कार पार्क कर दी और उसी में बैठा रहा। 11:55 पर उसने एक कॉल रिसीव की और 5 मिनट बाद ही वो वहाँ से चल पड़ा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वो आगे जा रही एक काली गाड़ी के पीछे जा रहा है, जो कि होटल डी गामा की गाड़ी है। उसके शीशे काले हैं। उसके भीतर कौन बैठा है देखा नहीं जा सकता, परंतु मेरा ख्याल है कि डी गामा होटल की गाड़ी में विलास डोगरा हो सकता है। विलास डोगरा हो सकता है? उधर से देवराज चौहान ने कहा। हाँ, परंतु खुदे ने तो विलास डोगरा के बाहर निकलने की खबर नहीं दी। देवराज चौहान की आवाज आई। उस काले शीशे वाली गाड़ी में खुदे नहीं झांक पाया होगा। तुम किस दम पर कहते हो उसमें डोगरा हो सकता है? ये रास्ता चौरी नाम की जगह की तरफ जाता है, जो कि बीच रेस्टोरेंट से उल्टी तरफ है। रमेश टुडे ऐसे समय में, जबकि डोगरा को बीच रेस्टोरेंट पर जाना है, उल्टी तरफ क्यों जाएगा? वो तो डोगरा के आसपास ही रहेगा। जगमोहन बोला। अभी 12:10 हुए हैं, क्या पता वो अभी वापस लौट आए। 1 बजने में काफी वक्त है। मीटिंग 1:30 बजे भी हो सकती है। उधर से देवराज चौहान ने कहा, मेरे ख्याल में वो वापस लौटेगा। कह नहीं सकता। जगमोहन सावधानी से दूर रखे कार की पीछा करता कह उठा। सड़क पर और ट्रैफिक भी था। इतना पर्याप्त ट्रैफिक था कि पीछा किए जाने का शक नहीं हो सकता था। जगमोहन निश्चिंत था। तुम 15 मिनट बाद मुझे फोन पर एक बार फिर बताना कि क्या हो रहा है। ठीक है। 15 मिनट बाद जगमोहन ने फोन पर फिर देवराज चौहान से बात की। 12:30 बजे थे। मैं टुडे के पीछे काफी आगे तक जा चुका हूँ। चौरी आने वाला है। पोजीशन वही है। आगे होटल डी गामा की वैन है। उसके पीछे टुडे की कार है। मुझे पूरा विश्वास है कि होटल की उस काली गाड़ी में डोगरा मौजूद है, तभी तो टुडे उसके पीछे है। मुझे उनका रुकने का इरादा नहीं लग रहा अभी। तुमने खुदे से पूछा? खुदे अभी भी उसी होटल के बाहर है और पक्के तौर पर कहता है कि डोगरा बाहर नहीं निकला। देवराज चौहान की आवाज आई। खुदे को होटल की गाड़ी वाली बात बताई। सुनकर वो चिंतित हुआ कि इस तरह काले शीशों वाली गाड़ी में डोगरा निकले तो पता नहीं चलेगा। अब क्या कहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है टुडे किसी काम पर जा रहा हो, डोगरा वक्त पर बीच रेस्टोरेंट पहुंच जाए। तो फिर होटल डी गामा की काली गाड़ी के बारे में क्या कहते हो, जबकि डोगरा भी उसी होटल में है? हमारे सामने कुछ भी ठीक से स्पष्ट नहीं है। मैंने अभी रेस्टोरेंट में फिर से मालूम किया है। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट के हॉल में 1 बजे की बुकिंग है। इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो मैं अब क्या करूं? तुम टुडे के पीछे रहो, इधर हम संभालेंगे। हम फोन पर संपर्क बनाए रखेंगे। उधर से देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन आसपास देखता कह उठा। इस समय चौरी नाम का इलाका पार कर रहा हूँ और उनका यहाँ रुकने का इरादा नहीं लगता। तुम सावधान रहना। रमेश टुडे के सामने पड़ने की कोशिश मत करना। वो ऐसा इंसान नहीं कि उससे भले की उम्मीद की जा सके। वो सख्त जान है। रात उसने मुझे कड़ी टक्कर दी थी। मैं उससे दूर रहूंगा, जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। जगमोहन देवराज चौहान से कह रहा था। तब 12:55 हो रहे थे। होटल डी गामा की गाड़ी में विलास डोगरा ही है। मैंने उसे देखा। साथ में रीटा है। जगमोहन की आवाज में गुर्राहट के भाव छलक रहे थे। डोगरा करमार नाम की जगह पर बीच किनारे स्थित ग्लोब रेस्टोरेंट में पहुंचा है। डोगरा और रीटा भीतर चले गए हैं। रमेश टुडे रेस्टोरेंट के बाहर ही मंडरा रहा है। ये काफ़ी बड़ी जगह है। शांत इलाका है। ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ। सैलानी बहुत कम हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियाँ समंदर किनारे दिखाई दे रहे हैं। ग्लोब रेस्टोरेंट सड़क पर ही है, परंतु पिछली तरफ जहाँ समंदर पड़ता है
वहाँ रेस्टोरेंट का मुंह पड़ता है। मैं इस समय रेस्टोरेंट के बाहर टहलते टुडे को देख रहा हूँ और कार में बैठा हूँ। इसका मतलब कोल्हापुर वाली घटना से उन्होंने सबक लिया कि प्रकाश दुलेरा ने हमें उसके प्रोग्राम के बारे में बता दिया है। यही वजह है कि डोगरा ने मीटिंग की जगह बदल ली। देवराज चौहान की आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी। तुम आ रहे हो? हम नहीं आ सकते। 1.5 घंटे का सफ़र है करमार का। डोगरा इतनी देर वहाँ नहीं रुकने वाला। मेरे ख्याल में हमें डोगरा को निश्चिंत कर देना चाहिए कि हम उसके टूर प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते। ये कैसे होगा? गोवा में डोगरा ने 4 दिन और रहना है और 6 जगह अलग अलग लोगों से मिलना है। अगर उसे हमारे पीछे लगे होने का एहसास होता रहा तो वो हर बार जगह बदलता रहेगा और हमारे हाथ नहीं लगेगा। ऐसे में अब गोवा में उसके या रमेश टुडे के आसपास भी नहीं फटकना है। चुपचाप बहुत दूर रहकर उस पर नजर रखनी है। जब वो या टुडे हमें आसपास नहीं पाएंगे तो कुछ हद तक निश्चिंत हो जाएंगे। गोवा से निकलकर डोगरा कर्नाटक के हवेरी नाम की जगह पर जाएगा। उनके बाद चिकमंगलूर पहुंचना है। हम इनमें से किसी जगह पर डोगरा का शिकार करेंगे। तो अब इन्हें कुछ नहीं कहना है? नहीं। कार में बैठे जगमोहन ने 100 कदम दूर टहलते रमेश टुडे को देखकर कहा, टुडे मेरे निशाने पर है। मैं आसानी से उसे खत्म नहीं। हमारा शिकार डोगरा है। टुडे को शूट किया तो डोगरा सतर्क होकर खिसक जाएगा। पहले डोगरा, फिर टुडे। जगमोहन के होठ खिंच गए। सुना तुमने? उधर से देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। सुन लिया। जगमोहन ने अपने पर काबू पाया। तो अब मैं क्या करूं? ये तुम पर है कि उन पर नजर रखते हो या वापस आते हो। उन्हें खुला छोड़ दो। हमें हवेरी या चिकमंगलूर के लिए कुछ प्लान करना होगा कि वहां पर कैसे हम डोगरा को पकड़ सकते हैं। बात उसे शूट करने की होती तो ज़्यादा समस्या नहीं थी, परंतु बेहतर होगा कि उसे मारने से पहले एक बार देवेंद्र साठी से उसकी बात करा दे। बातचीत खत्म हो गई। जगमोहन ने फ़ोन जेब में रखा और दूर टहलते टुडे पर निगाह मारते उसने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा और उनके पीछे पीछे ही वापस जाएगा। रेस्टोरेंट में कोने की टेबल पर वे सब बैठे थे। रीटा अपनी आदत के अनुसार ऐसे मौके पर कुर्सी पर बैठे विलास डोगरा के पीछे खड़ी थी। सामने 35 बरस का विपुल कैस्टो बैठा था। उसके बाल गर्दन तक लंबे थे और नीचे को झूलती मूछें थीं। रंग सांवला था, कद 6 फीट को छूता और भरा भरा शरीर था। पास ही में शीशे की दीवार थी जिसके पार समंदर का दृश्य दिखाई दे रहा था। वहाँ 3-4 परिवार समंदर के मजे ले रहे थे, छुट्टी मना रहे थे। कॉलेज के लड़के लड़कियां भी बीच पर जोड़ों में मौजूद थे। वहां से कुछ आगे 8-10 छोटी छोटी बोट्स खड़ी थी कि जो समंदर में सैर करना चाहे पैसे खर्च करके मजे ले सकता है सैर के। रेस्टोरेंट में इस वक्त एक आदमी, औरत और उनके 3 बच्चे मौजूद लंच लेने की तैयारी में थे। वहां पर विपुल कैस्टो के 3 आदमी मौजूद थे और 8 अन्य आदमी रेस्टोरेंट के बाहर के रास्तों पर थे। मैं इस रेस्टोरेंट में एक बार पहले भी आया था, डोगरा मुस्कुराकर बोला। इसी टेबल पर बैठा घंटों समंदर को देखता रहा था। बहुत अच्छा लगा था मुझे यहाँ से समंदर को देखते रहना। क्यों रीटा डार्लिंग? यहाँ से समंदर मुझे भी अच्छा लगता है डोगरा साहब, रीटा कह उठी। समंदर को देखते रहने से मन को शांति मिलती है, विपुल कैस्टो ने मुस्कुराकर कहा। मैं भी यहाँ कई बार आया हूँ, परंतु काम की व्यस्तता की वजह से कभी समंदर को देखने का मजा नहीं ले पाया। आप खुशकिस्मत हैं जो वक्त निकाल लेते हैं। डोगरा ने सिर हिलाया और कंधे पर रखे रीटा के हाथ को थपथपाकर कहा, कैस्टो साहब, आप तो मेरे साथ जाती कर रहे हो। विपुल कैस्टो की निगाह विलास डोगरा पर जा टिकी। 8 सालों से मैंने पूरे गोवा को संभाल रखा है। हर जगह मेरी भेजी ड्रग्स ही सप्लाई होती है, लेकिन आपके आदमी मेरे आदमियों को खदेड़ने लगे हैं गोवा से। आपके आदमी मेरे आदमियों से रोज मारपीट करते हैं। मेरे 4 लोगों को मार दिया गया। इस तरह तो धंधा नहीं होता। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, पर क्या हमें शोभा देता है कि हम झगड़ा करें? डोगरा ने शांत स्वर में कहा। मरने वाले अपनी गलती से मरे, कैस्टो मुस्कुराया। मैं यहाँ पर गलती देखने नहीं आया। जो भी हो रहा है वो अब रुक जाना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ।
विपुल कैस्टो शांत स्वर में बोला, आपके आदमी मेरी पुरानी पार्टियों को माल देने की कोशिश में लगे हैं। वो आपसे माल नहीं ले रहे तो उन्हें धमकाया जा रहा है। ये तो धंधा करने का ढंग नहीं। इस तरह काम कैसे चलेगा? डोगरा का स्वर हर भाव से परे था। आपने 8 साल गोवा पर कंट्रोल रखा, अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। कैस्टो बोला, तो क्या तुम मेरा धंधा उखाड़ फेंकना चाहते हो? ये तो मैंने सोचा नहीं। अगर मैं भी तुम्हारा धंधा उखाड़ने पर लग जाऊं तो क्या होगा कैस्टो? हमें मामला सुलझा लेना चाहिए। मामला तुमने ही खड़ा किया है। मेरे को अपना धंधा जमाना है। गोवा पर पहले मेरा हक है। मैं यहीं पैदा हुआ था। तो क्या मुसीबत आने पर गोवा वाले तुम्हें बचा लेंगे? कैस्टो ने विलास डोगरा को देखा। डोगरा मुस्कुराया। स्पष्ट धमकी थी ये डोगरा की, परंतु दोनों के चेहरे शांत थे। तुम जो भी करो, मेरे धंधे को खराब मत करो गोवा में। गोवा मेरा है। विपुल कैस्टो विश्वास भरे स्वर में कह उठा। तुम गाजी खान से ड्रग्स देते हो, वो तुम्हें ड्रग्स भेजता है। गाजी खान से मेरे अच्छे संबंध है, डोगरा ने कहा। और भी बहुत हैं जिनसे ड्रग्स ली जा सकती है। गाजी खान को रोक देने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। मेरे धंधे को छेड़े बिना तुम बेशक जो भी करो गोवा में, बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ। विपुल कैस्टो शांत स्वर में बोला, मैं इस बारे में गंभीर हूँ। झगड़ा करोगे तो दोनों का धंधा जाएगा। पुलिस को शोर अच्छा नहीं लगेगा। पुलिस से मेरी बात हो चुकी है। कैस्टो ने डोगरा को देखा। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। डोगरा मुस्कुराया, परंतु पुलिस मेरी है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुम पीछे हटने वाले नहीं? कैस्टो बोला, मैं पहले से जमा बैठा हूँ, पीछे कैसे हटूंगा? मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। डोगरा बोला, अगर तुम्हारा ये विचार है तो अगले 24 घंटों में तुम्हारे गोवा में मौजूद आदमी मारे जाएंगे। उससे पहले तुम ही नहीं रहोगे। डोगरा सर्द स्वर में कह उठा। विपुल कैस्टो के चेहरे पर कठोरता उभरी। यहाँ मेरे आदमी मौजूद हैं और तुम अकेले हो। कैस्टो ने स्पष्ट धमकी दी, मैं तुम्हें अभी खत्म कर, भूल में मत रहना। डोगरा कहर से मुस्कुराया, तुमसे दुगने यहाँ मेरे आदमी मौजूद हैं। तुमने कैसे सोच लिया मैं अकेला हूँ? रीटा डार्लिंग। जी डोगरा साहब। यहाँ हमारे कितने आदमी मौजूद हैं? गिना तो नहीं, 15-17 तो होंगे ही। 4 तो इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। कैस्टो साहब के हर आदमी पर हमारा एक आदमी नजर रखे हुए है कि फौरन उसे संभाला जा सके। हमारा पासा भारी है, रीटा ने सामान्य स्वर में कहा। कैस्टो ने कुर्सी पर पहलू बदला। कहे तो मैं कैस्टो साहब के सामने अपने आदमियों की परेड करा दूं? रीटा पुनः बोली, जरूरत नहीं। कैस्टो को यकीन है कि हम ब्लफ नहीं मार रहे। क्यों कैस्टो साहब? डोगरा व्यंग से कह उठा। हम यहाँ दोस्ती बनाने के लिए मिले हैं, झगड़े के लिए नहीं। कैस्टो कह उठा। धमकी तो पहले तुमने ही दी, डोगरा ने कहा। गोवा ना आपका है ना मेरा। यहाँ कोई भी स्थायी कभी नहीं रहता। आज कोई है तो कल कोई, कैस्टो ने कहा। पुलिस को शांति की गारंटी चाहिए, तभी वो धंधा चलने देगी। हमें आपस में खुलकर बात करनी चाहिए। बीच का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। वो बीच का रास्ता तुम बता दो। गोवा को आधा आधा बांट लेना चाहिए। कोई दूसरे के इलाके में दखल नहीं देगा। तुम आधे के हकदार नहीं हो सकते। मेरा धंधा यहाँ 8 सालों से जमा हुआ है। 30% गोवा तुम्हारा। ये कम है, मैंने ज़्यादा कह दिया है। 40 मेरा, 60 आपका। बात नहीं बन सकती। मैं तुम्हें 35% गोवा दे सकता हूँ, जहाँ तुम अपना माल सप्लाई करो। मेरे इलाके की तरफ तुम्हारे आदमी नहीं आएंगे, परंतु 35% गोवा तुम्हें देने की मेरी शर्त भी है, डोगरा ने शांत स्वर में कहा। कैसी शर्त? माइकल के आदमी मेरे आदमियों से पंगा लेते रहते हैं, उनसे हफ्ता मांगते हैं। ये ध्यान तुम्हें रखना होगा कि माइकल मेरे आदमियों को तंग ना करे। तुम जो चाहो माइकल के साथ करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। माइकल का फ़ोन मेरे को भी आया था कि धंधा करना है तो उसे हफ्ता देना होगा। मैं संभाल लूँगा उसे, कैस्टो ने कहा। अब ये तय करना बाकी रह गया कि गोवा को 35% कौन सा हिस्सा मेरा होगा। ये हम ईमानदारी से बांटेंगे। तुम्हें इसमें नाराज़गी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ अभी ये फैसला हो जाए।
कैस्टो जेब से गोवा का नक्शा निकालकर टेबल पर बिछाता कह उठा, ऐसा ना हो कि मलाईदार जगह तुम लो और मुझे बेकार की जगह। डोगरा हमेशा ईमानदारी से काम करता है। 35% में से तुम्हें 15% मलाईदार जगह मिलेगी। उससे तुम्हारा धंधा बढ़िया जमा रहेगा। मैं अभी इस नक्शे में से तुम्हारा 35% का हिस्सा निकाल देता हूँ। डोगरा साहब, जरा समंदर का नज़ारा तो देखिए। रीटा डोगरा के कंधों पर हाथ रखे कह उठी। विलास डोगरा की निगाह फौरन शीशे की दीवार के पार समंदर की तरफ उठी। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले था। फिर जब कुछ दूर किनारे पर खड़ी बोट्स की तरफ नजरें गई तो आंखें सिकुड़ गई। एक बोट पर उसने रमेश टुडे और जगमोहन को देखा। फिर उसने बोट को समंदर की तरफ जाते देखा। टुडे ने जगमोहन को बोट के फर्श पर लेटा दिया था और खुद तेजी से बोट को समंदर की तरफ दौड़ा दिया था। रीटा डार्लिंग, समंदर तो अब मुझे और भी अच्छा लगने लगा है, डोगरा प्यार से बोला। मैंने सुना है जो समंदर के बीचों बीच मरते हैं वो सीधा स्वर्ग जा पहुंचते हैं। रीटा मुस्कुराकर कह उठी। बोट समंदर के किनारे में दूर होती छोटी सी दिखने लगी थी। 15-20 मिनट हो गए थे जगमोहन को कार में बैठे। नजरें रमेश टुडे पर थी जो कि एक जगह पर टहले जा रहा था। 10 कदम आगे जाता तो 10 कदम पीछे आ जाता। इस दौरान वो एक बार भी नहीं रुका था। जगमोहन मन ही मन सोच रहा था कि उसे खत्म करने का कितना अच्छा मौका है, परंतु देवराज चौहान ने ऐसा करने को मना कर रखा था। तभी जगमोहन एकाएक सतर्क हो गया। टुडे अचानक ही उसकी कार की तरफ बढ़ने लगा था। जगमोहन ने फौरन रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। मन में सोच रहा था कि क्या वो उसके पास आ रहा है या उसके पीछे कहीं जा रहा है। उसे अपना पीछा किए जाने का पता तो नहीं चल गया। अगले ही पल जगमोहन की आंखें सिकुड़ी, ये सोचकर कि वो वहां देर तक टहलता रहा जबकि उसे डोगरा के पास जाना चाहिए था। कहीं वो उसके कारण ही तो बाहर नहीं था। तरह तरह के अंदेशे जगमोहन के मस्तिष्क में थे। टुडे उसकी कार के पास पहुंच चुका था। कार में बैठे जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर थी और नजरें करीब आ चुके टुडे पर थी। रमेश टुडे सीधे उसके पास आ पहुंचा, खुली खिड़की के पास खड़ा हो गया। जगमोहन समझ गया कि कुछ होने वाला है। 1 घंटा तुम पीछा करते रहे, थके नहीं? टुडे शांत स्वर में बोला। मैं इतनी जल्दी नहीं थकता, जगमोहन ने उसी प्रकार उसे देखते हुए कहा। टुडे का हाथ अपने घायल चेहरे पर पहुंचा। उसने जगमोहन के हाथ में दबी रिवॉल्वर देखी। मेरे लिए रिवॉल्वर निकाल रखी है? जब मुझे आते देखा तभी रिवॉल्वर निकाली होगी, टुडे ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन खामोशी से उसे देखता रहा। कौन हो तुम? जगमोहन। जगमोहन का स्वर शांत था। देवराज चौहान का साथी जगमोहन? उसकी तबीयत कैसी है अब? टुडे की आवाज सामान्य थी। तुम्हारी तरह ही है, रात को बच गया। ऐसा ही देवराज चौहान कहता है कि तुम बच गए। जगमोहन का स्वर कठोर हो गया। फैसला तो हो जाना था, परंतु वहां देवराज चौहान का कोई साथी भी था। उसके पास रिवॉल्वर होने का शक था मुझे। वो तुम नहीं थे। उसकी और तुम्हारी आवाज में फर्क है। अंधेरा इतना था कि मुझे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने गलत जगह का चुनाव किया। फिर भी अगर बात मेरे और देवराज चौहान के बीच की होती तो फैसला हो जाता, परंतु वहां जो तीसरा था उसकी वजह से मुझे वहां से निकल जाना पड़ा। अगर मैं देवराज चौहान से निपट भी लेता तो वो मुझे आसानी से गोली मार देता। अगर तीसरा वहां न होता तो शायद पहले ही देवराज चौहान मारा जाता। उसने मुझे ईंट मारकर मेरे हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर गिरा दी। और क्या तुम कोल्हापुर हादसे की रिपोर्ट लिखाने आए हो मेरे पास? जगमोहन सतर्क था। मैं तुम्हें खुलासा बता रहा हूँ कि रात क्या हुआ, टुडे ने कहा। मत बताओ, मुझे सब पता है। कोई बात छूट न गई हो इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा इस वक्त बहुत सूज रहा है। हाँ, टुडे ने पुनः अपने चेहरे को छुआ। पहली बार मुझे ऐसा कोई मिला जिससे भिड़ने में रात मजा आया, वरना कोई मेरे सामने ज्यादा देर टिकता ही नहीं। बहुत हिम्मत वाला है देवराज चौहान, एकदम मजबूत, टुडे ने कहा। मेरा दिल तो करता है कि तुम्हें शूट कर दूं, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। तो फिर करते क्यों नहीं?
जगमोहन रमेश टुडे को घूरने लगा। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। कर भी सकता हूँ, जगमोहन गुर्रा उठा। करो। टुडे ने कार की खिड़की पर झुके जगमोहन की आंखों में झांका। परंतु तुम देवराज चौहान के शिकार हो। बेहतर होगा कि देवराज चौहान ही तुम्हें मारे या मेरे हाथों मरे। टुडे कह उठा। चले जाओ, वरना अभी मारे जाओगे। जगमोहन ने दांत खींचकर कहा। तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। इस वक्त तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ। बातें करते हैं। तुमने मुझे कहाँ पकड़ा, कहाँ से तुम मेरे पीछे लगे। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि तुम करवार तक चले आए। जगमोहन रिवॉल्वर थामे टुडे को घूरता रहा। दुलेरा ने तुम लोगों को डोगरा के टूर का सारा प्रोग्राम बता दिया। वो ज्यादा नहीं बता पाया, पहले ही मारा गया। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। उसने कोल्हापुर और गोवा के बीच रेस्टोरेंट पर विपुल कैस्ट्रो से मुलाकात की बात बताई और उसके बाद उसकी जुबान बंद हो गई थी। जगमोहन ने झूठ बोला। लगता नहीं ऐसा हुआ हो। रमेश टुडे आसपास नजरें घुमाता कह उठा। देवराज चौहान नहीं है यहाँ। जगमोहन के होठ खींच गए। तुम अकेले तो नहीं हो सकते, पर देवराज चौहान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। टुडे पुनः बोला। अगर तुम इसी तरह खड़े रहे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे पहले ही शूट कर देते। ये अलग बात है कि देवराज चौहान ने तुमसे कह दिया हो कि वो अपना हिसाब खुद चुकाएगा। वो डकैती मास्टर है, उसे डकैती की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अंडरवर्ल्ड डॉनों से पंगा लेकर भला कोई जिंदा रह पाया है? उसने तो अपना खाना खराब कर लिया। कहने के साथ ही टुडे ने फुर्ती से हरकत की और अपनी रिवॉल्वर निकालकर नाल जगमोहन की गर्दन पर रख दी। जगमोहन 2 पल के लिए ठगा सा रह गया। हिलना मत, रमेश टुडे ने सर स्वर में कहा। जगमोहन का खून सुलग उठा, परंतु उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे था। इतनी देर से मैं देख रहा था कि आसपास तुम्हारा कौन सा साथी है, परंतु मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी हिम्मत वाले हो कि मेरे पीछे अकेले आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं देवराज चौहान बीच रेस्टोरेंट पर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है और तुम बस इत्तेफाक से मेरे पीछे आ गए। कहने के साथ ही टुडे ने झुककर उसकी रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया। जगमोहन ने दांत खींचे, रिवॉल्वर नहीं छोड़ी। टुडे ने उसकी गर्दन पर रखी नाल का दबाव बढ़ा दिया। जगमोहन ने रिवॉल्वर छोड़ दी। टुडे ने उससे रिवॉल्वर लेकर कार के पीछे वाली सीट पर फेंक दी और बोला। रिवॉल्वर हाथ में पकड़े रहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। इससे तनाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि मौका होते हुए भी तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई, जबकि कल मैंने देवराज चौहान को मारने की कोशिश की। कहीं तुम लोग सुधर तो नहीं गए, बुरे कामों से मन बदल गया और तपस्या करने का प्लान बना रहे हो। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम मिल गए। मैं बोर हो रहा था, अब मेरा मन लगा रहेगा। चलो समंदर की सैर करके आते हैं। जगमोहन ने मौत भरी निगाहों से उसे देखा। तभी टुडे ने उसकी गर्दन से रिवॉल्वर हटाई और जोरदार घूंसा दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर मारा। जगमोहन का मुंह कराह के साथ घूम गया। रिवॉल्वर पुनः उसकी गर्दन से आ लगी। जगमोहन का होठ फट गया था और कोने से खून बह निकला था। चेहरे पर दरिंदगी सिमट आई थी। उसने सिर उठाकर टुडे को देखा और खून भरा थूक बाहर थूक दिया। उसने खूंखारता भरी निगाहों से टुडे को देखा। चलो समंदर में घूमने चलते हैं, कहते हुए टुडे ने दरवाजा खोला। समंदर का नमकीन पानी तुम्हारे जख्मों को ठीक कर देगा। उसके साथ ही रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर उसे बाहर आने का इशारा किया। जगमोहन मौत की सी निगाहों से उसे देखता रहा। वैसे ये जगह भी बुरी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ भी शूट कर सकता हूँ, टुडे ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। जगमोहन कार से बाहर निकला और टुडे रिवॉल्वर जेब में डालता कह उठा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब रिवॉल्वर निकाल ली, इसलिए तुम यही सोचो कि मैंने रिवॉल्वर पकड़ रखी है। टुडे जगमोहन की बाह पकड़कर उसे एक तरफ खींचता चलने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त यही सोच रहे हो कि तुमने पहले ही मुझ पर गोली चला ही दी होती तो बढ़िया रहता, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से निकल जाए
वो वापस नहीं आता। दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। रात भी मैंने इसी तरह देवराज चौहान की बाह पकड़ रखी थी। फर्क सिर्फ इतना है, उसकी कमर से रिवॉल्वर लगी थी, परंतु अब वो मेरी जेब में है। रात उसने जरा भी गड़बड़ की होती तो मैं तभी तभी जगमोहन का बायां हाथ घूंसे के रूप में घूमा और टुडे के पेट में जा लगा। टुडे के हाथों उसकी बांह छूट गई। वो कराह कर थोड़ा सा बेहतर हुआ कि तभी जगमोहन का घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। टुडे बुरी तरह लड़खड़ाया, परंतु इस दौरान पलक झपकते ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली और अपने ऊपर झपटते जगमोहन के पेट से लगा दी। जगमोहन जहां का तहां रुक गया। चेहरे पर खतरनाक भाव थे। तुम भी कम नहीं हो। वैसे भी जब मौत करीब आती है तो इंसान बहुत फड़फड़ाता है। टुडे ने सर्द स्वर में कहा, बहुत हो गया। अगर गोली नहीं खाना चाहते तो मेरे साथ चलते रहो। अब तुम्हें समझाऊंगा नहीं। इस तरफ कोई भी आ जा नहीं रहा था। उनकी हरकतों पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। टुडे ने जगमोहन की कमर से रिवॉल्वर लगा रखी थी और उसकी बाह पकड़कर उसे अपने से सटा रखा था। दोनों मध्यम गति से आगे बढ़ रहे थे। सूर्य सिर पर था, परंतु पास में समंदर होने की वजह से धूप चुभ नहीं रही थी। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। जगमोहन गुर्रा उठा। जानता हूँ, टुडे ने सर्द स्वर में कहा। मौत को बुरी ही माना जाता है। समंदर का खारा पानी तुम्हारे चेहरे के जख्मों का इलाज जरूर करेगा। जगमोहन गुर्राया। रेस्टोरेंट के सामने से होकर वो पास की गली में प्रवेश कर गए। गली में छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए थे और गली के पार सामने समंदर नजर आ रहा था। गली में कॉलेज के 5-7 लड़के लड़कियां थे। उन्होंने गली पार की और दाईं तरफ बीच के किनारे पर काफी लोग दिखे, जबकि बाईं तरफ कुछ दूरी पर बोटें खड़ी थी। 2 आदमी वहां मौजूद थे। बोट पर समंदर घूमने का मजा कुछ और ही होता है। टुडे उसे बोट की तरफ ले जाता बोला, तुमने बोट पर समंदर की सैर की? तुम मरने वाले हो। जानता हूँ कि जब बोट वापस आएगी तो हम में से एक ही वापस आएगा, परंतु मेरे पास रिवॉल्वर है। ऐसे में मेरी वापसी के चांस ज्यादा हैं। तुमने इस तरह मरने की तो कभी नहीं सोची होगी। तुम अब अचानक ही लापता हो जाओगे और तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तुम्हारे जानने वाले आपस में बातें किया करेंगे कि जगमोहन अचानक कहाँ चला गया। तुम्हारी वापसी का इंतजार होगा, फिर इंतजार करने वाले तुम्हें भूलने लगेंगे। इस तरह तुम्हारी याद भी दुनिया से मिट जाएगी। समंदर में मरने का मजा ही कुछ और है। जगमोहन के दांत पीछे पड़े थे। रह रह कर गुर्राहट निकल आती थी। बोट खोलो। टुडे ने वहां मौजूद बोट वाले दोनों आदमियों से कहा। पर्ची कहाँ है? एक ने कहा। पर्ची? रेस्टोरेंट की रिसेप्शन से बोट पर घूमने की पर्ची कटती है। वहां पैसे देने होते हैं। हम वो पर्ची लेकर। टुडे ने पल भर के लिए जगमोहन की कमर से रिवॉल्वर हटाकर उन्हें दिखाई। पर्ची देखी? टुडे गुर्रा उठा। दोनों के चेहरे एकाएक घबराहट से भर गए रिवॉल्वर देखकर। साहब जी, वो घबरा कर रह गया। बोट खोलो जल्दी। उसने आगे बढ़कर किनारे पर बंधी एक बोट खोली। वापस आ जाओ, तुम्हें साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, टुडे बोला। वो तुरंत उस बोट से हट गया। चलो, टुडे जगमोहन को धकेलता कह उठा। कोई शरारत मत करना, वरना अभी मरोगे। उसने जगमोहन को आगे कर दिया। जगमोहन अन्य बोटों पर पांव रखता होंठ भींचे सावधानी से आगे बढ़ने लगा। और तुम दोनों शांति से यहीं रहो। जगमोहन पर नजरें टिकाए टुडे ने कहा, मैं बोट लेकर आधे घंटे में वापस आता हूँ। तब तुम दोनों को नोट दूंगा और पर्ची भी कटवा लूंगा। मेरे आने तक चुपचाप यहीं रहना। दोनों हड़बड़ाए से खड़े रहे। टुडे और जगमोहन बोट पर पहुंचे और टुडे ने उसकी टांगों में टांग फंसाकर नीचे गिरा दिया उसे। हिलना मत। टुडे गुर्राकर और बोट के स्टीयरिंग पर बैठ गया। उसे स्टार्ट किया। जगमोहन ने सिर उठाकर टुडे की तरफ देखा। टुडे ने उसे रिवॉल्वर दिखाई और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। बोट आगे दौड़ा दी उसने। 8 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी छोटी सी बोट थी, जो कि समंदर की सतह पर तेजी से भाग रही थी। जगमोहन शांति से लेटा रहा। वो जानता था कि रमेश टुडे अब उसकी हत्या करने वाला है। समंदर के भीतर गोली की आवाज कोई नहीं सुनेगा। वो समझ चुका था
कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी संघर्ष है। जान बचानी है तो उसे पूरी ताकत लगाकर टुडे से मुकाबला करना होगा। बीतता वक्त उसे पहाड़ की तरह लग रहा था। वो बोट के स्टीयरिंग के पास सिर किए लेटा था और टुडे हर दूसरे पल उस पर नजर मार रहा था। वो सतर्क था, चेहरा खतरनाक भावों से भरा था। तो तुम मुझे मारने वाले हो? जगमोहन बोला। तुम्हें शानदार मौत नसीब होने वाली है। समंदर में इस तरह मरना सौभाग्य की बात है। बहुत कम ऐसे नसीब वाले होते हैं जो समंदर में मरते हैं। टुडे का चेहरा वहशी सा होकर चमक रहा था। तुम बहुत किस्मत वाले थे। मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, जगमोहन ने कहा। अच्छा, टुडे मुस्कुराकर गुर्राया। मुझे छोड़ दो, क्यों मेरी जान लेते हो? तुम इतनी बढ़िया मौत लेने से इनकार कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना। 15 लाख ले लेना। जगमोहन ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। सिर्फ 15 लाख? क्या यही कीमत है तुम्हारी जान की? मेरे पास इतने ही हैं। जीवन भर डकैतियां करते रहे और कहते हो 15 लाख ही हैं। ये तो मजाक कर रहे हो तुम। बाकी सारा पैसा देवराज चौहान ले गया। बुरा किया देवराज चौहान ने। टुडे ने दांत कसे और चेहरा भयंकर हो रहा था। बोट समंदर में तेज आवाज करती दौड़े जा रही थी। वो किनारे से काफी दूर आ गए थे। अभी और कितनी आगे जाना है? जगमोहन कह उठा। समंदर जितना गहरा हो, मरने का उतना ही मजा आता है। मैं तुम्हारा मजा कम नहीं करना चाहता। तुम? परंतु तब तक जगमोहन अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। बोट के फर्श पर हथेलियां और पांव को टिकाए वो उछला और 3 फीट तक ऊपर होते दाएं तरफ चालक की सीट पर मौजूद रमेश टुडे से जा टकराया। रमेश टुडे को जबरदस्त झटका लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर समंदर में जा गिरी। वो खुद भी समंदर में गिरने लगा कि बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गया। बोट जोरों से लहराई। जगमोहन खुद को संभाल न सका और लड़खड़ाकर बोट में जा गिरा। बोट अभी भी समंदर में लहराकर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि व्हील पर टुडे का हाथ टिका था और वो गलत ढंग से मुड़ा हुआ था। टुडे खुद को संभाल चुका था। बोट की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। उसने नीचे पड़े जगमोहन को उठते देखा तो उसके होठों से गुर्राहट निकली और सीट छोड़कर जगमोहन पर छलांग लगा दी। दोनों बोट के फर्श पर जा गिरे। दोनों के होठों से गुर्राहटें निकल रही थी। टुडे जगमोहन के गले पर अपना पंजा टिका देना चाहता था। तभी जगमोहन ने उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। टुडे का सिर झंझना उठा। उसने एक के बाद एक 2 घूंसे जगमोहन के चेहरे पर लगाए तो जगमोहन ने तड़प कर अपने ऊपर पड़े टुडे को घुटना फंसाकर ऊपर उठाया और बगल में गिराकर जल्दी से खड़े होने की चेष्टा की, परंतु टुडे ने उसकी टांग पकड़कर तेजी से झटका दिया। जगमोहन बोट के फर्श पर जा गिरा। दोनों पुनः गुत्थम गुत्था हो गए। एकाएक टुडे अपनी कोशिश में कामयाब रहा और उसका पंजा जगमोहन की गर्दन पर जा पड़ा। उसी पल दांत भींचे वो पंजे का दबाव बढ़ाने लगा। जगमोहन छटपटा उठा। उसने गले से टुडे का हाथ हटाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सका। चेहरा सांस रुकने की वजह से लाल पड़ने लगा। टुडे पंजे का दबाव बढ़ाता जा रहा था। उसके चेहरे पर वैशी भाव सिमटे थे। तभी जगमोहन ने एक घूंसा अपने ऊपर झुके टुडे की नाक पर लगा दिया। टुडे छटपटा उठा। गर्दन से पकड़ कुछ ढीली हुई। जगमोहन ने दूसरा घूंसा लगा दिया। उसके होठों से चीख निकली, नाक से खून बह निकला। 2 पलों के लिए उसका ध्यान अपने पर चला गया। इतना वक्त जगमोहन के लिए काफी था। टांग मोड़कर जूता टुडे के पेट पर रखा और उसके पीछे उछाल दिया। टुडे उछलकर पीछे स्टीयरिंग सीट से जा टकराया। अगले ही पल दोनों बोट पर खड़े खूंखार निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। बोट की रफ्तार कम हो चुकी थी। वो मध्यम गति से समंदर की सतह पर डोल रही थी। यहाँ किनारे पर बना रेस्टोरेंट नजर नहीं आ रहा था। वे काफी भीतर समंदर में पहुंच चुके थे। टुडे की नाक से बहता खून उसे खौफनाक बना रहा था। अब हम में से एक ही वापस जाएगा, जगमोहन दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। उसी पल टुडे ने उस पर छलांग लगा दी। जगमोहन ने भी इसी पल उस पर छलांग लगाई थी। जबरदस्त ढंग से दोनों टकराए।
टुडे ने 2-3 घूंसे जगमोहन के चेहरे पर लगा दिए, जबकि जगमोहन ने उसके पेट में घूंसे मारे। टुडे उससे लिपट गया। जगमोहन ने उसी पल जोरों का हाथ उसकी टांगों के बीच मारा तो टुडे गला फाड़कर चीखा और उससे अलग हो गया। चेहरे पर पीड़ा से उसके दोनों हाथ अपनी टांगों के बीच रखे थे। जगमोहन ने फौरन जूते की ठोकर पुनः उसकी टांगों के बीच मारी। टुडे खुद को बचाने के चक्कर में पीछा हुआ और उसकी टांग पकड़ ली। जगमोहन बुरी तरह लड़खड़ाकर बोर्ड के फर्श पर गिरा। टुडे ने उसकी टांग नहीं छोड़ी। टांग को वह दाएं बाएं घुमाता रहा। खून से सने पड़े थे टुडे के दांत। वो दरिंदा लग रहा था। छोटी सी बोट भी दाएं बाएं डोल रही थी। तभी जगमोहन ने अपनी टांग थोड़ी सी खींची और फिर जोर से धक्का दिया। बोट पर खड़ा टुडे लड़खड़ाया। उसका बैलेंस बिगड़ा। जगमोहन की टांग हाथ से छूट गई। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, परंतु आखिरकार वो समंदर में जा गिरा। गिरते ही वो पानी से बाहर निकला और एक हाथ से बोट का किनारा थाम लिया। जगमोहन तेजी से खड़ा हुआ, परंतु बोट के एक तरफ झुक जाने से खड़े होने में उसे सावधानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और वो बोट के ऊपर आने की कोशिश में लगे टुडे के हाथों पर जूते की ठोकरें मारने लगा कि वो बोट छोड़ दे। परंतु टुडे जानता था कि इस गहरे समंदर में बोट से अलग हो जाना खतरनाक था। उसने बोट नहीं छोड़ी और जगमोहन की ठोकरों से हाथ को बचाता रहा। तभी जगमोहन स्टीयरिंग सीट पर बैठा और एकाएक पूरी रफ्तार से बोट को दौड़ा दिया। टुडे बोट का किनारा मजबूती से थामे रहा। बोट एक तरफ को झुकी रही और समंदर में दौड़ती रही। इसके साथ ही वो बोट पर चढ़ आने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था। अपनी इस कोशिश में टुडे सफल भी रहा। उसकी एक टांग बोट पर आ चुकी थी। अब उसने चंद पलों में ही बोट पर होना था। ये देखकर जगमोहन जल्दी से सीट से उठा और खतरनाक इरादे के साथ टुडे की तरफ लपका। परंतु उसके पास पहुंचने पर टुडे ने जो खेल खेला उसमें सारा नजारा ही पलट गया। जगमोहन के पास पहुंचते ही टुडे समझ गया कि जगमोहन इस वक्त उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वो बोट पर है। ऐसे में टुडे ने एक हाथ से बोट का किनारा थामा और दूसरे हाथ से जगमोहन की पिंडली पकड़कर जोरों का झटका दिया। बोट जोरों से हिली। जगमोहन खुद को संभाल न सका और सीधा समंदर में जा गिरा। टुडे पानी में आगे खिसकती बोट के साथ आगे बढ़ाया था और लगातार बोट पर चढ़ने की चेष्टा कर रहा था। जल्दी ही वो बोट पर था। फौरन खड़ा हुआ और पीछे समंदर की सतह पर नजर मारी, परंतु जगमोहन कहीं भी नहीं दिखा। होठ भींचे रमेश टुडे समंदर में नजरें दौड़ाता रहा कि अभी जगमोहन दिखेगा, लेकिन देर तक इंतजार करने के पश्चात भी जगमोहन उसे कहीं नहीं दिखा। करीब आधा घंटा टुडे ने इंतजार किया, फिर बोट को वापस किनारे की तरफ दौड़ा दिया। कैस्ट्रो साहब, विलास डोगरा मुस्कुराकर बोला, ड्रग्स के धंधे के लिहाज से हमने गोवा को बांट लिया है। 35% गोवा के जिस हिस्से में तुम ड्रग्स सप्लाई करोगे उस हिस्से पर मैंने निशान लगा दिए हैं। नक्शा भी तुम्हारे पास ही छोड़े जा रहा हूँ। गोवा के बंटवारे को लेकर कहीं कोई शिकायत हो तो कह सकते हो। मुझे तसल्ली है। विपुल कैस्ट्रो मुस्कुराया। तो आज से हम दोस्त हुए। माइकल को संभालना तुम्हारा काम है। अब ना तो तुम हमारे रास्ते में आओगे, ना हम तुम्हारे रास्ते में आएंगे। मेरे पास खबर है कि माइकल तुम्हारी जान लेने की सोच रहा है। डोगरा बोला। किसने कहा? कैस्ट्रो चौंका। उसके माथे पर बल्ब पड़ते चले गए। मेरे आदमियों ने मुझे खबर दी है और वो कभी भी गलत खबर मुझे नहीं देते। खबर के मुताबिक 24 घंटों के भीतर वो तुम्हारी हत्या करने वाला है। क्या उससे तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? खास नहीं, कल छोटे भाई से तू तड़ाक हो गई थी। खैर, ये तुम जानो। कहने के साथ ही डोगरा ने अपनी कमीज की जेब में लगा पेन निकालकर कैस्ट्रो की तरफ बढ़ाया। ये गोल्ड का बना पेन है। खास मैंने अपने लिए सिंगापुर से बनवाया था। इस पेन से मुझे बहुत प्यार है। हमारी दोस्ती की शुरुआत की खुशी में ये पेन तुम्हें देता हूँ। ये हमेशा तुम्हें हमारी दोस्ती की याद दिलाता रहेगा। ओ डोगरा साहब, रीटा इठलाकर बोली, ये पेन तो आप मुझे देने वाले थे। तुम्हें मैं बढ़िया सा हार ले दूंगा रीटा डार्लिंग, डोगरा प्यार से बोला। थैंक यू डोगरा साहब, कैस्ट्रो मुस्कुराकर पेन लेता कह उठा।
मैं जल्दी ही आपको बेहतरीन तोहफा भेजूंगा। मैं इंतजार करूंगा। अब हमें चलना चाहिए। विपुल कैस्टो उठता हुआ कह उठा। 4 बजे किसी के साथ मेरी मीटिंग है, लेकिन मैं 10-20 मिनट अभी रुकूंगा। डोगरा सिर घुमाकर समंदर की तरफ देखता कह उठा। मेरा एक खास आदमी समंदर में घूमने गया है, उसका इंतजार करूंगा। वो आने ही वाला होगा। मुझे इजाजत दीजिए। जरूर, माइकल को मत भूलना। वो, डोगरा ने कहना चाहा। शाम तक माइकल का काम खत्म हो जाएगा। उसमें बहुत हिम्मत आ गई। वो मेरे को खत्म करने की सोचने लगा। विपुल कैस्ट्रो चला गया। उसके आदमी भी चले गए। डोगरा और रीटा की निगाह समंदर की तरफ उठी। रीटा कह उठी, डोगरा साहब, आप भी क्या क्या चालें चलते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। क्या हुआ रीटा डार्लिंग? माइकल का क्या चक्कर है? रीटा डोगरा के बगल वाली कुर्सी पर जा बैठी। कैस्टो अब अपने आदमियों से कहेगा कि माइकल उसकी जान के पीछे है, उसे खत्म कर दो। माइकल शाम तक खत्म हो या ना हो, परंतु कैस्टो नहीं रहेगा। ऐसे में हर कोई यही सोचेगा कि माइकल ने कैस्टो को मारा होगा। मेरे बारे में तो हर कोई यही सोचेगा कि कैस्टो से मेरी बात तसल्ली बख्श हो गई। मुझसे मिलने के बाद कैस्टो खुश था। डोगरा मुस्कुरा पड़ा। रीटा ने फौरन विलास डोगरा को देखकर कहा, आपने क्या चाल चली है? वो गोल्ड का पेन बहुत शानदार है। उसमें एक छोटा सा प्यारा सा बम है। मैंने पेन में लगा बटन दबाकर उसे ऑन कर दिया है और ठीक 4.5 घंटों के बाद ब्लास्ट होगा और कैस्टो की कहानी खत्म। विलास डोगरा समंदर में नजरें दौड़ाता कह रहा था। वो 35% गोवा मेरे से लेने के सपने देख रहा है। वो सोचता है कि मेरे आदमियों पर हमला करेगा तो मैं डर जाऊंगा। गलत सोचा कैस्टो ने। अभी वो बच्चा है। मैंने उसे नर्क का रास्ता दिखा दिया। ओ डोगरा साहब, आप ग्रेट हैं। रीटा खुशी से कह उठी। क्या खूबसूरत चाल चली है आपने। डोगरा की निगाह समंदर पर थी। मैं चाल नहीं चलूंगा तो सामने वाला चाल चल देगा। बचना है तो पहले चाल चल दो। 15 मिनट बाद समंदर से किनारे की तरफ बोट आती दिखाई दी। वो टुडे है या जगमोहन? रीटा कह उठी। दोनों की निगाहें बोट पर टिकी रही। जब बोट जरा करीब आई तो टुडे को उन्होंने साफ पहचाना। कम ऑन रीटा डार्लिंग, डोगरा उठता हुआ बोला, हमें बाहर चलना चाहिए। तब तक टुडे की बोट किनारे पर खड़ी अन्य बोटों के पास पहुंच चुकी थी। विलास, डोगरा और रीटा बाहर की तरफ चल पड़े। रीटा ने हमेशा की तरह डोगरा की बात थामी हुई थी। रेस्टोरेंट के बाहर डी गामा होटल की वैन खड़ी थी। पास में ड्राइवर तैयार खड़ा था। डोगरा और रीटा कुछ पहले ही रुक गए। रमेश टुडे का इंतजार करने लगे। 10 मिनट में वो आता दिखा। जब वो पास आया तो उन्होंने देखा टुडे का नाक सूजा हुआ है। क्या रहा? डोगरा बोला। जगमोहन गया ना? शायद, पक्का नहीं कह सकता। टुडे ने अपनी नाक को छूते हुए कहा। समंदर में काफी आगे डूबा है वो, बचना आसान नहीं। अगर वो तैरना नहीं जानता तो पक्का मर चुका है। तैरना जानता है तो कुछ कह नहीं सकता। गोली नहीं मारी, रिवॉल्वर समंदर में गिर गई थी। हमने तो जगह बदल ली थी, फिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया? डोगरा ने पूछा। वो अकेला ही पीछे आ सका। इत्तेफाक था पीछे आ जाना उसका, टुडे बोला। वैसे उसने कहा कि प्रकाश दुलेरा ज्यादा कुछ बताने से पहले ही मर गया था। दुलेरा ने 20 रेस्टोरेंट तक का ही प्रोग्राम बताया था। देखते हैं, पता चल जाएगा। अभी 4 दिन तो हमने गोवा में ही बिताने हैं, डोगरा ने कहा और रीटा के साथ होटल डी गामा की गाड़ी में जा बैठा। अगले ही पल वो कार वापसी के सफर पर चलती। रमेश टुडे अपनी कार की तरफ बढ़ गया। विपुल कैस्ट्रो बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में जा बैठा। उसकी गाड़ी में एक ड्राइवर था और एक जॉर्ज नाम का उसका खास आदमी था और सबसे पीछे वाली सीट पर 2 गनमैन बैठे थे। उसकी गाड़ी के आगे पीछे आदमियों से भरी 4 कारें थी। करवार से वो वापस गोवा की तरफ चल पड़े। कैस्टो खुश था। चेहरे पर शांति के भाव थे। काम हो गया जॉर्ज, कैस्टो मुस्कुराकर बोला। मैं तो सोच रहा था कि डोगरा पंगा खड़ा करेगा, पर वो आराम से मान गया। क्या माना कैस्टो भाई? 35% गोवा का हिस्सा मेरा, जहां हम ड्रग सप्लाई करेंगे, बाकी उसका। हम दोनों एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देंगे। तसल्ली भरे अंदाज में कैस्टो ने सिर हिलाया। ये तो अभी शुरुआत है जॉर्ज,
धीरे धीरे हम डोगरा के धंधे को गोवा से खदेड़ देंगे। हमें टिकने की जगह चाहिए थी, वो मिल गई। मुझे यकीन नहीं आता कि डोगरा ने 35% गोवा पर अपना हक छोड़ दिया है। ये देख, कैस्ट्रो ने जेब से नक्शा निकालकर उसे दिया। इस पर डोगरा ने अपने हाथों से गोवा के उस हिस्से पर निशान लगाए हैं जो उसने मुझे दिया है। 15% तो वो हिस्सा है जहाँ तगड़ी ड्रग्स खपती है। जॉर्ज ने नक्शा खोलकर देखा। 5 मिनट तक जॉर्ज नक्शे में मगन रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। कैस्ट्रो साहब, मुझे डोगरा पर यकीन नहीं। क्यों? उसने गोवा के जो हिस्से आपको दिए हैं उसमें से कुछ तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें वो अपने हाथों से नहीं जाने देगा। उसके अपने पास भी तो कई महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि डोगरा आपको 35% गोवा क्यों देगा। उसने पंगा खड़ा क्यों नहीं किया? वो आपसे डरता भी नहीं है तो फिर आसानी से आपके हवाले 35% गोवा कैसे कर दिया? जॉर्ज नक्शे को फोल्ड करता गंभीर स्वर में बोला, डोगरा बेवकूफ नहीं है जो इतनी आसानी से यह मामला निपटने देगा। कैस्ट्रो खामोश रहा। फिर उसने सिगरेट सुलगाकर कहा, मतलब कि ये बात तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतर रही? जरा भी नहीं। तुम क्या कहते हो कि डोगरा मेरे साथ कोई चाल चल रहा है? वो फेयर गेम नहीं खेल रहा। सबसे बड़ा सवाल है कि वो इतनी आसानी से क्यों मान गया। 8 सालों से गोवा में ही वो ड्रग सप्लाई करता है, तो वो आपके बीच में आ जाने से परेशान नहीं होगा? क्या वो परेशान हुआ था? जरा भी नहीं, कैस्ट्रो बोला। तो जरूर कोई गड़बड़ है कैस्ट्रो साहब। मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि मामला बढ़िया निपट गया। तुम्हारी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया। जॉर्ज खामोश रहा। कैस्ट्रो ने कष्ट लेकर वैन की खिड़की से बाहर देखा और बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है कि डोगरा अगर हमसे चाल चल रहा है तो वो क्या चाल होगी? तभी जॉर्ज ने वैन चलाते आदमी से कहा, पीटर, तुम क्या हर वक्त गाड़ी के पास रहे? जी जनाब। कोई गाड़ी के पास तो नहीं आया? नहीं, मैं वैन में ही बैठा रहा। वो दोनों इस सारे वक्त में गाड़ी से टेक लगाए खड़े रहे। पीटर ने कहा, ये तुमने क्यों पूछा? कैस्ट्रो बोला, हमारी गाड़ी में डोगरा बम भी लगवा सकता है। क्या बकवास है? कैस्ट्रो के होठों से निकला। डोगरा ऐसा नहीं करेगा। जॉर्ज ने कैस्ट्रो को देखा, फिर तीखे स्वर में बोला, वो कुछ भी कर सकता है। कैस्ट्रो ने जॉर्ज को देखा और गंभीर सा कह उठा, तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो, क्योंकि उसने आसानी से आपको धंधे के लिए 35% गोवा दे दिया है। मैं तो सोच रहा था वो झगड़ा करेगा। डोगरा बोलता है माइकल मेरी जान लेना चाहता है। 24 घंटों में वो मुझे मारेगा। डोगरा ने कहा। जॉर्ज के माथे पर बल पड़े। हाँ, बोलता है उसके आदमियों ने खबर दी है। माइकल का क्या दिमाग खराब है जो वो आपकी जान लेने की सोचेगा? जॉर्ज ने कहा। डोगरा चाहता है कि हम माइकल को खत्म कर दें। माइकल परेशानी तो खड़ी कर रहा है, लेकिन उसे खत्म कर देने से पहले एक बार उससे बात करनी चाहिए। 2 दिन पहले ही माइकल का मामूली सा झगड़ा जोएल से हो गया था। कैस्टर बोला, शायद इस वजह से। ऐसा होता तो माइकल जोएल पर हाथ साफ करता, आप पर तो नहीं। झगड़ा छोटे भाई से हो और बड़े को मारने की सोचना बेवकूफ़ी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोगरा आपको माइकल के खिलाफ भड़का रहा हो? तुम्हारी बातें शक से भरी हुई हैं। और मैं? तभी जॉर्ज का फोन बजा। जॉर्ज ने फोन पर बात की। हेलो। दूसरी तरफ से शांत स्वर कानों में पड़ा। मैं माइकल। पहचाना? जॉर्ज चौंका। उसने एक निगाह कैस्ट्रो पर मारी, फिर कह उठा, कहो माइकल। कैस्ट्रो की निगाह जॉर्ज पर जा टिकी। कैस्ट्रो भाई किधर है? उधर से माइकल ने कहा। बात बोलो। कैस्ट्रो भाई से बात करा, सौदे की बात है। कैसा सौदा? बाद में कैस्ट्रो भाई से पूछ लेना, अभी तो मेरी बात करा। माइकल ने उधर से शांत स्वर में कहा। कैस्ट्रो भाई सलामत है ना अभी? क्या मतलब? तू वक्त बर्बाद कर रहा है, उधर कहीं कैस्ट्रो भाई का काम ना हो गया हो। जॉर्ज एकाएक सतर्क हो गया। क्या बोला तू? तूने बताया नहीं कि कैस्ट्रो भाई सलामत है? हाँ। तेरे पास है? हाँ। बात करा। तू टेम बहुत खराब कर रहा है जॉर्ज। टेम जरा भी नहीं है। जॉर्ज कान से फोन हटाकर कैस्ट्रो से बोला, माइकल आपसे कुछ खास बात करना चाहता है, मुझे नहीं बता रहा। कैस्ट्रो ने हाथ आगे बढ़ाया तो जॉर्ज ने उसे फोन थमा दिया। कैस्ट्रो फोन पर बोला, तू जोएल से झगड़ा करता है माइकल।
मेरे भाई से तू झगड़ा करेगा? वो परसों की बात आप अब भी दिल में रखे हुए हैं। उस बात को भूल जाइए। जोएल आपका भाई है, मैं भूलता नहीं। फिर वो झगड़ा तो नहीं था, जरा सी तू मैं में ही तो थी। उधर से माइकल की शांत आवाज कानों में पड़ी। जहाँ मेरा धंधा होता है वहाँ मैं कभी भी झगड़ा नहीं करता। आप लोगों के साथ मेरा धंधा चलता है कैस्ट्रो भाई। जोएल तेरी शिकायत कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, जोएल साहब से मैं बात कर लूंगा। काम की बात बोल। 50 लाख की बात है, पर मैं 5 लाख लूंगा। मंजूर है कैस्ट्रो साहब? बात बोल। 5 लाख। मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 लाख की बात है भी या नहीं? पहले बात बताऊंगा, फिर 5 लाख लूंगा। पणजी वाले ठिकाने पर पहुंच। कितनी देर में? 1 घंटा। पहुंचा। विलास डोगरा से मिले क्या? उधर से माइकल ने पूछा। तेरे को क्या पता? कैस्ट्रो की आंखें सिकुड़ी। सब पता रखना पड़ता है। मिला क्या डोगरा से? हाँ। ठीक है कैस्ट्रो साहब, पणजी वाले ठिकाने पर मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कहकर उधर से माइकल ने फोन बंद कर दिया। कैस्ट्रो के माथे पर बल थे। उसने फोन जॉर्ज को दिया। क्या बोला? 5 लाख में वो कोई खबर बेचना चाहता है। मेरे ख्याल में माइकल बम फोड़ने जैसी कोई बात कहेगा। मेरे से पूछ रहा था कि कैस्ट्रो भाई सलामत है, और मेरे से पूछा कि विलास डोगरा से मिल लिया। कैस्ट्रो ने कश लिया और सिगरेट शीशा नीचे करके बाहर फेंक दी। माइकल खामखा फोन करने वाला नहीं। डोगरा की बात सही हो सकती है कि माइकल मुझे मारने के चक्कर में ना हो। क्या बात करते हैं कैस्ट्रो साहब? पणजी वाले ठिकाने पर हमारे आदमी होंगे। वो क्या वहां आकर आप पर हाथ डालेगा? उसका दिमाग खराब नहीं है जो वो ऐसा करेगा। फिर वो आपकी जान लेगा ही क्यों? जॉर्ज बोला। डोगरा ने ऐसा कहा था। आपको डोगरा पर भरोसा है? जरा भी नहीं। कैस्ट्रो का सोच भरा स्वर इनकार में मिला। पणजी वाले ठिकाने पर जाते ही जबरदस्त इंतजाम कर देना। माइकल अगर कोई चाल चलना चाहे तो वो कामयाब ना हो सके। मैं बढ़िया इंतजाम कर दूंगा, पर माइकल कुछ करने वाला नहीं। आपके साथ उसका कोई भी झगड़ा नहीं। जोएल कहाँ है? अपने अपार्टमेंट में हो सकता है। वो आजकल अपना ज्यादा समय जूली के साथ बिता रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सब कुछ जोएल संभालेगा। कैस्ट्रो बोला। ये बात भूलना मत जॉर्ज। इस बात को मैं हमेशा याद रखता हूँ, पर आपको कुछ नहीं होगा। जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा। मैं आपके साथ रहता हूँ। कैस्ट्रो ने मोबाइल निकाला और जोएल को फोन किया। हाँ भाई, उधर से जोएल की आवाज सुनाई थी। डोगरा से मुलाकात हो गई? हाँ, सब ठीक रहा। तू पणजी वाले ठिकाने पर पहुंच। मैं जूली के साथ लंच करने वाला हूँ। माइकल 5 लाख में मुझे कोई खबर बेचने पणजी वाले ठिकाने पर आ रहा है। उधर डोगरा कहता है कि माइकल मेरी जान लेने की बात कर रहा है। कैस्ट्रो ने शांत स्वर में कहा। जॉर्ज कहता है कि माइकल ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं पणजी पहुंच रहा हूं भाई। तुम इस वक्त कहाँ हो? दूसरी तरफ से जोएल ने कहा। करवार से वापस आ रहे हैं। 45 मिनट में पणजी के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, कैस्ट्रो ने कहा और फोन बंद कर दिया। पणजी वाले ठिकाने पर पहुंचते ही जॉर्ज ने वहां 15 मिनटों में पक्के इंतजाम कर दिए कि वहां पर माइकल के द्वारा कोई गड़बड़ हो तो उसे संभाला जा सके। 30 बरस का जोएल भी वहां पहुंच गया था। वो गोरे रंग का स्मार्ट युवक था। उसे देखकर यही लगता था कि वो किसी कंपनी में काम करता है। इन दिनों वो गोवा के एक मंत्री की बेटी के साथ इश्क कर रहा था और बाकी बचे वक्त में अपने भाई कैस्ट्रो के साथ धंधे को संभालता था। कैस्ट्रो की वजह से उसे धंधे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कैस्ट्रो सब कुछ संभाल लेता था। सारी टेंशन वो ही लेता था। ये ठिकाना 300 गज में बनी 3 मंजिला इमारत में था। यहाँ पर कैस्ट्रो के आदमी सिर्फ डेस्क वर्क ही करते थे। किसी भी तरह का माल यहाँ मौजूद नहीं होता था। पेपर वर्क ही किया जाता था। हिसाब किताब देखा जाता था। इमारत की पहली मंजिल पर फुर्सत के समय कैस्ट्रो बैठता था और अपनी योजनाओं के बारे में विचार करता था। अपने काम की सारी मीटिंग वो यहीं पर करता था। ऐसे में इस इमारत के अंदर बाहर तगड़ा पहरा रहता था। इस वक्त भी कैस्ट्रो पहली मंजिल पर अपने ऑफिस पहुंचा। जोएल वहां पहले से ही मौजूद था। उसने नीला सूट पहन रखा था, लाल टाई लगा रखी थी। वो जच रहा था। ये मीडियम साइज का हॉल था। एक तरफ बड़ा सा टेबल और उसके आसपास 6 कुर्सियां रखी थी।
पीछे बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर थी जिस पर कैस्टो बैठता था। माइकल नहीं आया? जोएल ने पूछा। आ रहा है, कैस्टो अपनी कुर्सी पर बैठता कह उठा। तभी 4 आदमी भीतर आए और बिना कुछ बोले उस जगह पर फैल गए। उनकी जेबों के उभारों से पता चल रहा था कि वहां पर रिवॉल्वर रखे थे। देखने में वो मजबूत इरादों वाले लग रहे थे। क्या कहा माइकल ने? वो 5 लाख में मेरे से वास्ता रखती कोई खबर मुझे बेचना चाहता है, कैस्टो बोला। और डोगरा कहता है कि माइकल आपको मारने की फिराक में है, जोएल ने कहा। हाँ, मेरे ख्याल में माइकल ऐसा सोच भी नहीं सकता। जॉर्ज भी यही कहता है। कैस्टो ने जोएल को देखा। माइकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं डोगरा से मिल चुका हूँ, और जॉर्ज से पूछा कि क्या मैं जिंदा हूँ। वो खतरनाक बातें कर रहा है। इसका मतलब उसके पास कोई खबर जरूर है। कैस्टो गंभीरता से सिर हिलाकर रह गया। तभी एक आदमी भीतर आते हुए बोला, माइकल आया है, साथ में 2 लोग हैं, टोनी और डेविड। उन्हें बाहर ही रोका जाए क्या? टोनी और डेविड को भी आने दो, जैसा माइकल चाहे, माहौल को सामान्य रखो, कैस्टो ने कहा। वो आदमी बाहर निकल गया। कैस्टो ने वहां फैलकर खड़े चारों आदमियों को देखा और टेबल की ड्रॉज खोल दिया। ड्रॉज में सामने ही रिवॉल्वर पड़ी थी। जोएल ने कोट की जेब में हाथ डाल दिया और उंगलियां रिवॉल्वर से लिपट गई। माइकल से हमें वैसे भी बात करनी है, जोएल बोला। वो हमारे लोगों से हफ्ता वसूल करने के चक्कर में है। इस बारे में अभी कोई बात नहीं होगी, कैस्टो बोला। वो जो बात करने आया है वो ही करने दो। तभी जॉर्ज ने भीतर प्रवेश किया। उसके पीछे माइकल, टोनी और डेविड थे। सबसे पीछे कैस्टो के ही 2 आदमी थे। माइकल 45 बरस का खुरदुरे चेहरे वाला आदमी था। उसकी शेव कुछ पड़ी हुई थी। जीन की पैंट के ऊपर गोल गले की सफेद स्कीवी पहनी हुई थी, जो कि कुछ मैली हो रही थी। सिर के बाल बिखर कर माथे पर आ रहे थे। इसके पास रिवॉल्वर है, जॉर्ज बोला, जिसे ये मेरे हवाले नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, कैस्टो मुस्कुराकर कह उठा। आओ माइकल, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फिर उसने जॉर्ज से कहा, टेबल पर 5 लाख रख दो। सुनो तो सही कि ये क्या कहना चाहता है। खबर तो बहुत बढ़िया है, माइकल मुस्कुराया। फिर जोएल को देखता कह उठा, परसों हमारी कुछ बात हो गई थी। सुना है तुम अभी तक उस बात को लेकर नाराज हो। ऐसी बातें दिल में नहीं रखते, छोटी छोटी बातें चलती ही रहती हैं। जोएल के होंठ बंद रहे। वो माइकल को देखता रहा। लगता है तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। माइकल हौले से हंसा। पार्टी की कोई जरूरत नहीं माइकल, जोएल बोला। खुद को थोड़ा समेट कर रखो। खुद को समेट लूंगा तो काम कैसे चलेगा? पूरे गोवा में 150 से ऊपर छोकरा लोग हैं जो मेरे वास्ते काम करता है। उनका घर भी तो मैंने चलाना है। नोट तो चाहिए ही होते हैं। अब मैं तुम्हारे भाई के बारे में खास खबर बताने आया हूँ। पूरे 50 लाख की खबर है, लेकिन सिर्फ 5 लाख ले रहा हूँ। जॉर्ज ने टेबल के नीचे की ड्रॉज से नोटों की गड्डियां निकालकर टेबल पर रख दी। तुम्हारा पैसा तैयार है माइकल, जॉर्ज बोला। माइकल ने टेबल पर पड़ी नोटों की गड्डियों को देखा, फिर करीब आकर कुर्सी पर बैठा। टोनी और डेविड खामोशी से अपनी जगह पर खड़े थे। कैस्टो की निगाह माइकल पर थी। खबर जरा देर से मिली, माइकल बोला, वरना मैंने तो सलाह देनी थी कि डोगरा से भी मत मिलो। अच्छा, कैस्टो ने शांत स्वर में कहा। जॉर्ज सतर्क अंदाज में कैस्टो के पास खड़ा था। गोरे को जानते हो कैस्टो साहब? स्काई होटल का मैनेजर और विलास डोगरा का आदमी। वो ही गोरा, कैस्टो बोला। वो ही, एक तरह से गोरा गोवा में डोगरा के कामों का मैनेजर है, पर अपनी इज्जत करता है। एक बार मैंने उसे पुलिस के झंझट से बचाया था, वरना जेल चला जाता। तब से मेरे को मानता है। आज 12 बजे की बात है कि वो एक जगह पर सामने पड़ गया। थोड़ी बहुत बात हुई तो उसने बताया कि डोगरा गोवा में है और आज आपसे मिलने वाला है। अंदर की खबर उसने मुझ पर भरोसा करके बताई कि कैस्टो कल का सूरज नहीं देखेगा। वो बोला, ये डोगरा के मुंह से निकले शब्द हैं। 11 बजे उसे किसी काम के लिए डोगरा का फोन आया था और तब बात होने पर डोगरा ने ये शब्द उसे कहे थे। कैस्टो की एकटक निगाहें माइकल पर थी। माइकल गंभीर निगाहों से कैस्टो को देख रहा था। तुम्हारा मतलब कि डोगरा बोला मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा? कैस्टो बोला।
ये ही मतलब है मेरा। लेकिन मैं तो डोगरा से मिलकर आ गया, हमारी मुलाकात अच्छी रही, कुछ भी नहीं हुआ, कैस्टो बोला। कल का सूरज निकलने में अभी बहुत वक्त बाकी है कैस्टो साहब। गोरा मेरे से गलत बात तो कहेगा नहीं। डोगरा के पास बहुत वक्त है कुछ भी करने के लिए। ये सोचना तो आपका काम है, माइकल बोला। तुम्हारा मतलब कि डोगरा कुछ करेगा? ये बात उसने गोरा को कही है तो जाहिर है कि वो चुप नहीं बैठेगा, जरूर कुछ सोच रखा होगा। एकाएक कैस्टो की आंखें सिकुड़ी। उसका हाथ कमीज की जेब में लगे गोल्ड के पेन पर चला गया जो कि विलास डोगरा ने भेंट स्वरूप दिया था। पेन हाथ में आ गया, नजरें पेन पर ही रही। क्या मेरी दी खबर की कीमत 5 लाख है? माइकल बोला। 5 लाख से भी ज्यादा है। कैस्टो फौरन ही अजीब से अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। तो ये नोटों की गड्डियां किसी लिफाफे में डलवा दीजिए, माइकल बोला। अगर डोगरा के पास करने के लिए बहुत वक्त बाकी है तो आपके पास भी खुद को बचाने के लिए बहुत वक्त है। मैं ना बताता तो आप अनजाने में मारे जा सकते थे। शुक्रिया माइकल। कैस्टो ने हाथ में पकड़ा गोल्ड का पेन टेबल पर माइकल की तरफ सरकाते हुए कहा, तुमने ये खबर मुझे दी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये गोल्ड का पेन है, मैंने खास सिंगापुर से बनवाया था। मेरी तरफ से तुम रखो। इस पेन से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे काम की खबर दी। आगे भी तुम इसी तरह से मेरा ध्यान रखोगे। मैं इस पेन को संभाल कर रखूंगा, माइकल ने मुस्कुराकर कहा और पेन उठाकर जेब में रख लिया। जॉर्ज, 5 लाख पैक करके माइकल को दे दो। जॉर्ज ने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी तुरंत बाहर निकल गया। गोरे ने ऐसा कुछ इशारा नहीं दिया कि डोगरा मेरे पर कैसी कोशिश करने वाला है? कैस्टो ने पूछा। इससे ज्यादा गोरे को नहीं पता, मैं उसे टटोल चुका हूँ, माइकल बोला। उसे फिर फोन पर पूछना, शायद कोई उसे नई बात पता लग गई हो। माइकल ने सिर हिला दिया। तभी वो ही आदमी पुनः कमरे में आया। हाथ में काला लिफाफा था, उसमें 5 लाख डालकर माइकल को दिया गया। टोनी ने वो लिफाफा थाम लिया। फिर माइकल उन दोनों के साथ वहां से चला गया। वहां खड़े बाकी के आदमी भी बाहर निकल गए। इधर कैस्टो, जॉर्ज और जोएल ही रह गए। कैस्टो ने सिगरेट सुलगाई और कैश लिया। चेहरे पर गंभीरता थी। उस पेन का क्या चक्कर है भाई? जोएल ने पूछा। डोगरा ने जो कहकर पेन मुझे दिया था वो ही कहकर मैंने वो पेन माइकल को दे दिया। इन हालातों में डोगरा की कोई भी चीज पास में रखना मैं ठीक नहीं समझता। जोएल को देखने के बाद कैस्टो ने जॉर्ज को देखा। माइकल की बताई बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। क्या पता माइकल की बात में दम ही ना हो, जोएल बोला। दम है, जॉर्ज कह उठा। माइकल की खबर को मैं सही मानता हूँ। वजह? जोएल ने जॉर्ज को देखा। उसने ये भी बताया कि खबर उसे गोरे से मिली है। ऐसे में माइकल गलत नहीं है। वो जानता है कि वक्त आने पर हम गोरे का मुंह खुलवा सकते हैं कि उसने ये बात माइकल को कही थी या नहीं। मैं माइकल की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, कैस्टो गंभीर स्वर में बोला। और डोगरा ने जो कहा कि माइकल तुम्हें मारना चाहता है, जोएल कह उठा। वो मामला अब मैं समझा, कैस्टो बोला। डोगरा मुझ पर कोई हमला करवा सकता है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि मैं सोचूं कि हमला डोगरा ने करवाया है। इसलिए उसने माइकल का नाम लिया कि ऐसे मौके पर मैं माइकल को शक की निगाह से देखूं। तुमने वो पेन माइकल को दे दिया। बेहतर होता कि उसे चेक करवाते कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। वो माइकल के पास है और खुद ब खुद ही चेक हो जाएगा, कैस्टो बोला। हमें इस तरह बातों में वक्त नहीं गंवाना चाहिए, जॉर्ज ने व्याकुलता से कहा। तुम ठीक कहते हो, कैस्टो कुर्सी से उठता बोला। मैं कल तक के लिए अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ कि डोगरा अगर कोई कोशिश करे तो सफल न हो सके। जोएल, तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे पास जगह है, खास जगह, मैं वहीं रहूंगा, जोएल बोला। जूली भी तो वह जगह जानती होगी, कैस्टो मुस्कुराया। हाँ, जोएल मुस्कुरा पड़ा। जूली के बारे में गंभीर हो या वक्त बिता रहे हो? वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो कर लो, कैस्टो कह उठा। मंत्री की बेटी है, हमारे धंधे में मंत्री हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। सोचूंगा। जाओ तुम, और जहां भी रहो किसी को पता न चले। बाहर भी मत निकलना। बाकी बात हम फोन पर करेंगे। जोएल चला गया तो कैस्टो ने जॉर्ज से कहा, बेहतर होगा तुम भी कल सुबह तक किसी सुरक्षित जगह पर रहो
और फोन पर सबसे संपर्क में रहो। माइकल का कहना है कि मैं कल सुबह तक का सूरज नहीं देख पाऊंगा, ऐसा डोगरा ने गोरे से कहा। तो देखते हैं डोगरा क्या करता है। आप कहाँ पर रहेंगे कैस्ट्रो साहब? जॉर्ज ने पूछा। अभी मैंने सोचा नहीं, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा मतलब था कि अगर मैं भी आपके साथ रहता तो क्या बेहतर नहीं होता? जॉर्ज ने कहा। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। कहने के साथ ही कैस्ट्रो ने वक्त देखा। शाम के 5 बज रहे थे। मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकलूंगा। वहां कोई कार खड़ी है हमारी? नहीं, मैं अभी कार पीछे की तरफ भेज रहने दो। उस तरफ से मैं बाजार में निकल जाऊंगा और फिर टैक्सी ले लूंगा। ये ठीक रहेगा। क्या पता डोगरा की निगाह पीछे की तरफ भी हो? जॉर्ज ने कहा। फिक्र मत करो। कैस्ट्रो के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। मैं तुम्हें जिंदा मिलूंगा जॉर्ज। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।